गाइस आज हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ कंपेंसेशन। हमने अभी लास्ट वीडियोस में बात की थी इंट्रोडक्शन ऑफ कंपेंसेशन मैनेजमेंट। अब हम कंपेंसेशन मैनेज करने के लिए कुछ थ्योरीज बनाई गई हैं बाय इकोनॉमिस्ट और कुछ बिहेवियरल साइंटिस्ट के थ्रू। अब उनकी बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा था कि वेजेस क्या होती है। तो वेजेस जो सप्लाई और डिमांड ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ लेबर की सप्लाई और डिमांड से डिटरमाइन की जाती है, वो होती हैं वेजेस। कि हम वेजेस को डिटरमाइन कैसे करें, कि कैसे फिक्स किया जाता है वेजेस के रेट्स को। हम देखते हैं कि कितनी जो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लेबर की किसी एक टाइप ऑफ लेबर की कितनी सप्लाई एंड डिमांड है, तो उससे हम वेजेस को डिटरमाइन करते हैं। फिर इसके पीछे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं वेजेस को किस बेस। अब वो फैक्टर्स क्या हैं? फैक्टर्स हैं जैसे सप्लाई ऑफ लेबर हो गया, प्राइस ऑफ लेबर कितना है, स्किल कितनी है लेबर की। अब क्या हो रहा है इंडिया में, प्रधानमंत्री कौशल योजना चलाई जा रही है जिससे स्किल्स जो है इम्प्रूव की जा सके पर्सनल्स की, और इफ़ेक्टिव एफिशिएंट जो है लेबर्स अवेलेबल कर सकें, या फिर एम्प्लॉयज़ को अवेलेबल कर सके, अपनी लेबर फोर्स को एफिशिएंट बना सके। देन कितना एक्सपीरियंस है एम्प्लॉय के पास, लेबर फोर्स के पास, और एबिलिटी एंड रेपुटेशन। ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी बेसिस पे वेज रेट्स को डिसाइड किया जाता है। अगर आपकी एक्सपीरियंस अच्छा होता है, स्किल अच्छी होती है, तो हाई आपको जॉब वैल्यू मिलेगी, ज़्यादा आपको वेज रेट्स होंगे आपके। बट अगर हमारी एबिलिटी रेपुटेशन जो भी है, अगर वेज की कम है, तो उसके बेसिस पे उनको वेज रेट भी कम मिलती है। तो ये जो वेज थ्योरीज हैं, ये इम्प्लीकेशन मतलब रिजल्ट्स एंड एप्लीकेबल फॉर द सम ऑफ द डेफिनिट ऑक्यूपेशंस। कुछ खास ऑक्यूपेशंस के लिए इनको ये एप्लीकेबल है या रिजल्ट्स हैं उनका। नन ऑफ दिस इज एडिक्वेट एज अ जनरल थ्योरी हैविंग यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। अब हमने ये जो भी हम अभी थ्योरीज पढ़ने वाले हैं, इसमें से कोई सी भी यूनिवर्सल एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो डेफिनेट ऑक्यूपेशन मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर वर्क को अगर हम लेकर चलें, तो वो जो रिजल्ट्स आएंगे थ्योरी के, वो पूरे डेफिनेट नहीं आएंगे, एकदम करेक्ट नहीं आएंगे। सिर्फ इसकी एक जनरल थ्योरी जो है कंपेंसेशन की, वही एप्लीकेबल है यूनिवर्सली। तो यहाँ पर ज़्यादातर हम अभी पढ़ेंगे जो भी इकोनॉमिक थ्योरीज हम पढ़ेंगे वेजेस की, वो क्या है, मैक्सिमम फेल है टू प्रोवाइड द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ वेज डिटर्मिनेशन। क्योंकि हम अभी इसमें बिहेवियरल थ्योरीज और इकोनॉमिक थ्योरीज दो तरह की थ्योरीज पढ़ने वाले हैं। तो पहली जो इकोनॉमिक थ्योरीज हैं वो उतनी ज़्यादा एक्यूरेट या फिर एफिशिएंट नहीं है, बाकी जितनी हमारी बिहेवियरल साइंटिस्ट की थ्योरीज हैं। तो स्टडीज़ कंडक्टेड बाय द बिहेवियरल साइंटिस्ट टू सम एक्सटेंट फिल द गैप्स। मतलब एकदम एक्यूरेट तो हमें कुछ नहीं मिला हो, तो बाकी इकोनॉमिक थ्योरीज से बेटर कौन सी हैं, बिहेवियरल साइंटिस्ट की थ्योरीज हैं, बिहेवियरल थ्योरीज जो किस फैक्टर्स के बेसिस पर है, साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स के बेसिस पर है। अब हम बात करते हैं क्या टाइप्स हैं इनको, और कंपेंसेशन थ्योरीज को कि टू पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज़ इकोनॉमिक थ्योरी एंड बिहेवियरल थ्योरी। पहले हम इसको फिगर आउट कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी थ्योरीज हैं। तो पहले हमारी थ्योरी जो हम इकोनॉमिक थ्योरीज की बात कर रहे हैं, उसमें हमारे पास कौन कौन सी है, सब्सिस्टेंस थ्योरी जो डेविड रिकार्डो ने दी थी 1972 से 1823 तक। फिर दूसरी थ्योरी है इकोनॉमिक थ्योरी जो तो मैंने जैसे बताया कि दो थ्योरीज में डिवाइडेड है, एक हमारी कंपेंसेशन थ्योरीज, इकोनॉमिक थ्योरीज एंड बिहेवियरल थ्योरीज। बिहेवियरल थ्योरीज भी आगे तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज़ कॉन्टेम्प्रेरी थ्योरीज and process of expectancy theories, and third one is एक मिनट, फिर थर्ड हमारी कॉन्टेम्प्रेरी थ्योरी। सेकंड, अब हम इसको डिटेल में जब पढ़ेंगे तब हमारे को क्लियर होगा। तो इकोनॉमिक थ्योरीज में कौन कौन सी, एक तो सब्सिस्टेंस थ्योरी है बाय डेविड रिकार्डो, फिर है एक सरप्लस वैल्यू थ्योरी जो कार्ल मार्क्स के थ्रू दी गई है बाय 1818 से लेकर 1883 1883 के बीच में ये सरप्लस थ्योरी आई थी। देन उसके बाद हमारी है वेज फंड थ्योरी जो एडम स्मिथ ने दी थी 1723 में से लेकर
1990 में, जो सबसे पहले आई थी वेज फंड थ्योरी। फिर उसके बाद है मार्च प्रोडक्टिविटी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में क्या है, जो जेब क्लार्क और ये यूएसए के साइंटिस्ट है, वो इकोनॉमिस्ट है, और एक इंग्लैंड के इकोनॉमिस्ट है, दैट इज़ फिलिप्स हेनरी विकस्टीड। इन दोनों ने मिलकर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी दी थी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। फिर बार्गेनिंग थ्योरी जॉन डेविडसन ने दी है। देन हमारी डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी जो मार्शल ने दी है। देन हमारी परचेजिंग पावर थ्योरी पिगॉन ने दी है। देन है कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी जो इंटरनेशनल मतलब इकोनॉमिक्स ने दी है, कुछ स्पेशल इंटरनेशनल ट्रेड के बेसिस पर। फिर हम बिहेवियरल थ्योरीज में यहाँ पर पढ़ेंगे, अभी डिटेल में पढ़ेंगे, तब मैं आपको डिस्कस करूँगी। अभी हमने इस टॉपिक में सिर्फ इकोनॉमिक थ्योरीज की बात करनी है, तो आ जाइए। सो लेट्स स्टार्ट। तो सब्सिस्टेंस थ्योरी, तो सब्सिस्टेंस थ्योरी क्या है यहाँ पर सब्सिस्टेंस थ्योरी जो है डेविड रिकार्डो ने जो दी है, उस कहाँ से इनिशिएट हुई ये थ्योरी, उसकी फेमस बुक थी प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड द टैक्सेशन। तो इसमें जो मेन पॉइंट ये है कि किस एजम्पशन पे जो सब्सिस्टेंस थ्योरी दी गई है, तो उस थ्योरीज के अंदर जो रिकार्डो है वो कहते हैं कि जो प्राइस ऑफ लेबर है वो किसके ऊपर डिपेंड्स है, सब्सिस्टेंस ऑफ द लेबर। हमने जैसे इकोनॉमिक्स में +1 +2 में पढ़ा होगा, या उससे पहले भी आपने पढ़ा होगा कि होता क्या है सब्सिस्टेंस। सब्सिस्टेंस का मतलब होता है कि सर्वाइवल के लिए जो भी लेबर अर्न कर रहा है वो क्या होता है, सब्सिस्टेंस इनकम कह लो, सब्सिस्टेंस होता है, ठीक है। तो लेबर की जो सब्सिस्टेंस इनकम है वो सपोज आज के टाइम में अगर पर डे वो 500 कमा रहे हैं तो अपनी सर्वाइवल को कवर कर सकते हैं। जैसे कि हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि फार्मर्स जो होते थे वो सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए ही जो फार्मिंग करते थे, खेती करते थे, इधर उधर जाकर हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा शायद, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, सब्सिस्टेंस, उसका मतलब होता है सब्सिस्टेंस। तो लेबर की सब्सिस्टेंस जितनी होती है उतने ही उनका प्राइस ऑफ लेबर होना चाहिए, लेबर को उतनी वेज रेट प्रोवाइड करना चाहिए, ये डेविड रिकार्डो का कहना था। किस एजम्पशन पे हुई ऐसा कहते हैं, उनका एजम्पशन थी कि अगर वर्कर्स को सब्सिस्टेंस वेज से ज़्यादा अमाउंट पे की जाए तो नंबर ऑफ़ लेबर्स जो है इंक्रीज़ हो जाएंगे। कैसे इंक्रीज़ होंगे, एज ए वुड रिप्रोड्यूस मोर, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो जाएगा, अच्छे से रहेंगे सहेंगे और ज़्यादा अपनी प्रोडक्शन करेंगे, मतलब ज़्यादा लेबर इंक्रीज़ हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, रेट ऑफ कंपनसेशन रिड्यूस हो जाएगा। अगर सप्लाई ऑफ लेबर ज़्यादा होती है तो उससे क्या होता है, वेज रेट कम हो जाता है ना। अब उसी के अगेंस्ट कॉन्ट्रेरी में कह रहे हैं, अगर जो रेट ऑफ कंपनसेशन है वो सब्सिस्टेंस लेवल से डाउन हुआ तब क्या होगा, जो वर्कर्स है वो रिड्यूस हो जाएंगे। क्यों रिड्यूस हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फूड। अगर उनकी सर्वाइवल ही पूरी ना हो पाए तो उनको फूड की प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे क्या होगा, मरेंगे, मतलब डाइड होंगे बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फूड। हंगरी की वजह से भूखमरी छा जाएगी अगर उनको कंप्लीट जितनी ज़रूरत है उतना ना मिल पाए। इंक्रीज इनेबिलिटी ड्यू टू द स्कैर्सिटी ऑफ न्यूट्रिशन कम्प्लीटली मिल नहीं पाएगा क्योंकि सर्वाइवल नहीं हो पा रहा। एंड द एबनॉर्मल हेल्थ, उनकी एबनॉर्मल हेल्थ, तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी जिसकी वजह से उनकी जो वर्क फोर्स में है वो कम हो जाएंगी। और कम होने की वजह से क्या होगा, रेट ऑफ कंपनसेशन फिर इंक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि सप्लाई डिक्रीज़ हो जाएगी। एंड और हाँ, यहाँ पर एक और रीज़न क्या है कि अगर सब्सिस्टेंस लेवल की इक्वल भी अगर मेल जो है अगर नहीं अर्न कर पाते हैं तो इस चक्कर में क्या करते हैं, मैरी ही नहीं करते, शादी ही नहीं करते हैं, ताकि वो उनका कहना है कि हम एक्सेप्ट मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए वो मैरिज नहीं करते हैं। और क्यों नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि उनको वेज रेट अगर कम सब्सिस्टेंस लेवल से भी अगर कम प्रोवाइड होगा तो जिससे अगर वो मैरिज नहीं करेंगे तो रिप्रोडक्शन कम होगी और सप्लाई ऑफ वेजर्स मतलब जो भी लेबर्स की सप्लाई है वो कम होगी, जिससे क्या होगा, वेज रेट हाई हो जाएगा। तो ये दोनों सिचुएशंस क्रिएट होंगी अगर हम सब्सिस्टेंस लेवल पे वेज रेट फिक्स नहीं करते हैं। तो रिकार्डो का व्यू क्या था कि जो मार्केट प्राइस है ऑफ द लेबर कुड नॉट वेरी फ्रॉम द सब्सिस्टेंस लेवल फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसका कहना था कि अगर शॉर्ट टाइम के लिए तो हम वेज रेट अप डाउन कर सकते हैं, बट अगर हम लॉन्ग टाइम को लेकर चले, लॉन्ग टाइम का डाटा एनालाइज करें तो हमारे को लॉन्ग टाइम में
लॉन्ग टाइम में क्या करना होगा, सब्सटेंस लेवल पे ही जो है लेबर प्राइस रहेगा। इसलिए इस जो थ्योरी है इसको हम आयरन लॉ ऑफ वेजेस भी कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सरप्लस वैल्यू ऑफ थ्योरी। सरप्लस वैल्यू ऑफ थ्योरी में क्या है, जो कार्ल मार्क्स ने दिया है, कार्ल मार्क्स इसको मतलब कि डेविड रिकार्डो की जो सब्सटेंस थ्योरी है उसको फॉलो करके ही इन्होंने उसको एक्सेप्ट करते हुए अपनी थ्योरी बनाई है, जिसमें एक लिटिल चेंज है। पहले हम गो थ्रू कर लेते हैं कि कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द लेबर वॉज एन आर्टिकल ऑफ ट्रेड। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो कहना चाहते कार्ल मार्क्स कि जो लेबर है, लेबर को एक आर्टिकल ऑफ ट्रेड की तरह ट्रीट किया गया है, जिसमें क्या होगा, विच कुड बी परचेज ऑन द पेमेंट ऑफ द सब्सटेंस प्राइस। जिसमें क्या किया गया है कि हम लेबर्स को परचेज किस बेसिस पर करते हैं, एक सब्सटेंस प्राइस के बेस पे, कि हाँ उनका प्राइस फिक्स है सब्सटेंस प्राइस, वो प्राइस दे दिया हमने, तो क्या होगा, हम लेबर्स को ईजिली सब्सटेंस प्राइस पर खरीद सकते हैं। सब्सटेंस प्राइस मतलब उनका प्राइस फिक्स होगा, और लेकिन वो खरीद बेच करना, लाइक ट्रेड क्या होता है, यही होता है ना, तो उसको आर्टिकल ऑफ ट्रेड की तरह ट्रेड किया जा रहा है कि हाँ उनका सब्सटेंस प्राइस उनको प्रोवाइड करो एंड लेबर को खरीद लो। ठीक है, ये कार्ल मार्क्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग कहा गया है। कार्ल मार्क्स एक और बात कहते हैं कि कैसे रिकार्डो से डिफरेंट है, तो ही एक्सेप्टेड द रिकार्डो, उन्होंने उनके व्यूज़ को एक्सेप्ट कर लिया, और वो कहते हैं कि लेकिन जो ये थ्योरी है नॉट डिपेंड अपॉन द, मतलब कि जो वेजेट है वो अप डाउन जो होता है वो ज़रूरी नहीं है सिर्फ टेंडेंसी ऑफ द पॉपुलेशन की वजह से हो रहा हो, विच ब्रॉट वेजेस टू द सब्सिडेंस लेवल बट इट वॉज टेंडेंसी टू द कैपिटलिस्ट। अब उनका कहना है कि जो उन्होंने क्या कहा था डेविड रिकार्डो ने, कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, इंक्रीज डिक्रीज होती है, तो उससे वेज रेट भी हमारा इंक्रीज डिक्रीज होता है। बट कार्ल मार्क्स कहते हैं कि सिर्फ पॉपुलेशन के अप डाउन होने से नहीं होता, ये फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं, अदर फैक्टर्स जो हैं उनकी वजह से भी सब्सिडेंस जो लेवल है वो आता है। वेजेस का जो सब्सिडेंस लेवल है वो कैपिटलिस्ट इकनॉमी की वजह से भी आता है, जिसमें क्या होता है, कैपिटलिस्ट सिस्टम टू क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड द एग्जिस्टेंस इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी, मतलब कि हाई अनएम्प्लॉयमेंट है कैपिटलिस्ट मार्केट में, तो क्या होगा, उसकी बेसिस पर भी सब्सिडेंस लेवल जो है वो डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, और इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी के लेवल पर भी। फिर इन्होंने क्या कहा है, यहाँ पर हम आ जाते हैं, द लेबर सप्लाई ऑलवेज केयर्ड फॉर द एक्सेस ऑफ डिमांड फॉर इट ऑफ द कैपिटलिस्ट वेज सिस्टम। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो लेबर सप्लाई है वो हमेशा क्या केयर करती है कि क्या एक्सेस डिमांड है कैपिटलिस्ट वेज सिस्टम में, उसी के बेसिस पर उनके वेज रेट्स भी डिसाइड होंगे। फिर हम आ जाते हैं मेन, इसमें मैं आपको बता देती हूँ ये थ्योरी में एक्चुअल में क्या इंपॉर्टेंट है। तो पहले ये हो गया कि कैपिटलिस्टिक वॉज द पोजीशन ऑफ द फोर, मतलब कि कैपिटलिस्टिक इकनॉमी क्या होती है हमेशा से ही, इसका मतलब ये हो रहा है कि कितनी सप्लाई है मार्केट में वर्कर की और कितनी डिमांड है वर्कर की, तो फोर्स ऑफ द वर्कर स्पेंड मोर टाइम ऑफ। हाँ, इनका जो मेन कहना था सरप्लस वैल्यू थ्योरी क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि कार्ल मार्क्स कहते थे कि हम सेम प्राइस सब्सिडेंस प्राइस प्रोवाइड करके, मतलब सब्सिडेंस प्राइस में ही हम लेबर से एक्स्ट्रा वर्क भी ओवर टाइम वर्क करवा कर हम उनसे सरप्लस वैल्यू एक्स्ट्रा वैल्यू जनरेट कर सकते हैं। इसलिए उनको वो कहते थे लेबर डिड नॉट रिसीव कंप्लीट रेम्यूनरेशन फॉर द टाइम ही स्पेंट ऑन देयर वर्क प्लेस और जॉब। इसलिए वो मार्क्स कहते थे कि जितना इनको सब्सटेंस वैल्यू दी जाती है, आपने जनरली सुना होगा कि क्या होता था, लेबर्स को ले जाते हैं मतलब वर्क के लिए, उनको 500 पे करते हैं, उनकी मतलब वेज जो है वो तो पे करते हैं, बट उनसे वर्क कितना लिया जाता है, जो स्टैंडर्ड टाइम है वो तो 8 आवर्स है, बट उनसे 10 आवर्स 12 आवर्स लिया जाता है। उसको हम क्या कह सकते हैं, सरप्लस वैल्यू थ्योरी। वो जो 4 आवर्स का एक्स्ट्रा प्रोडक्टिव आवर्स निकाल रहे हो उनकी वैल्यू सरप्लस वैल्यू है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ओके, देन हम आ जाते हैं वेज फंड थ्योरी पर। वेज फंड थ्योरी जो है एडम स्मिथ ने दी थी
1723 टू 1790 के बीच में इनकी थ्योरी जो है एग्जिस्ट करती थी जो। तो एडम स्मिथ, आई होप आपको पता होगा कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है। तो इन्होंने क्या थ्योरी दी, इन्होंने कहा कि जो वेजेस हैं उसको डिटरमाइन किया जाता है टू वेज में। पहला क्या है कि देखेंगे कि कितना वर्किंग कैपिटल जो है कंपनी रेडी है टू इन्वेस्ट ऑन द लेबर एज अ लेबर वेजेस। एंड सेकंड क्या है कि नंबर ऑफ वर्कर्स, वेज फंड वॉज एज्यूम टू बी फिक्स्ड। ये डिटरमाइन जो होते वेजेस इस बेसिस पे होते हैं कि अगर वेज फंड तुम्हारा फिक्स है तो और वो चेंज नहीं होता, तो ये किसके अगेंस्ट है कि आपकी एक चीज़ फिक्स है, दैट इज़ वेज फंड। तो टोटली किसके ऊपर डिपेंड हो जाता है कि कितनी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रही है लेबर साइज़ में, कि कितना सप्लाई और डिमांड उनका अप डाउन हो रहा है, जिस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि कितने लेबर्स की ज़रूरत है और कितने की नहीं है। और उसके बेसिस पे हम कि हमारा फ़ंड तो फिक्स है कि अगर कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि 1 लाख रुपीज़ जो है उनको लेबर फोर्स में ही लगाना है, ठीक है, वेज रेट प्रोवाइड करने में ही लगाना है, तो वो डिसाइड करेंगे कि कितनी सप्लाई है। अगर सपोज सप्लाई जो है ज़्यादा है तो कम वेज रेट्स प्रोवाइड करके सेम फिक्स फंड रेट में, मतलब वही 1 लाख ज़्यादा एम्प्लॉयज़ के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बट अगर नंबर ऑफ़ सप्लाई कम हुई लेबर्स की तो वही 1 लाख जो है कम नंबर ऑफ़ सप्लायर्स में डिवाइड होगा, जिससे वेज रेट डिसाइड होगा। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। देन हम आ जाते हैं नेक्स्ट, इसमें और क्या कहा गया है। ये मेनली किसी ऊपर बेस्ड है, जो वेज फंड थ्योरी है कि प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्योंकि फंड्स जो है ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी पे डिसाइड होंगे और लेबर की प्रोडक्टिविटी पे ही उनकी सप्लाई जो है एक्सेप्ट की जाएंगी, उनकी स्किल वगैरह देखकर। इट शोज दैट इंक्रीज इन द सेविंग्स विल लीड टू द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ वेजेस। तो अगर सेविंग्स ज़्यादा होंगी तो लेवल ऑफ वेजेस अच्छे होंगे, क्योंकि अगर फंड्स अच्छे कब होंगे, जब उनका सेविंग अच्छा होगा तो फंड्स अच्छे होंगे, फंड्स अच्छे होंगे तो लेवल ऑफ वेजेस अच्छे होंगे, जो क्या करेंगे फिक्स्ड टेन्योर को चेंज कर सकते हैं। मतलब जो भी हमने पढ़ा था फिक्स्ड फंड होते हैं कंपनीज के, उनको चेंज कर सकेंगे। इंक्रीज इन द रेवेन्यू कुड हेल्प, अगर रेवेन्यू इंक्रीज़ होंगे तो उससे क्या होगा, लेबर की एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी। मीन्स ये एक साइकिल है जो आपस में जुड़ा हुआ है। कैसे, अगर फर्म की कंपनी अमाउंट अच्छी होंगी जो वो पे कर रहे हैं, उससे क्या होगा, जो लेबर है वो एफिशिएंट हो पाएंगे। अगर उनको अच्छी पे मिलेगी तो उनकी लिविंग स्टैंडर्ड अच्छी होंगी, उनका स्किल्स अच्छे होंगे, एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा, जिससे वो क्या कर पाएंगे, एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएंगे। एक्स्ट्रा आउटपुट से कंपनी को प्रॉफिट होगा, कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उनके फंड्स रेज होंगे। तो ये कंप्लीट साइकिल सा चलता है। तो ये क्या है, वेजेस फंड थ्योरी है कि वेज फंड कितने हैं उसके बेसिस पे ही वेज रेट डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है, आई होप अब ना ये क्लियर है। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी जो है फिलिप्स हेनरी विक्सटेड, इंग्लैंड के जो इकोनॉमिस्ट है, और यूएसए के इकोनॉमिस्ट जॉन बेट्स क्लार्क, जिनको शॉर्ट में बोला है जेबी क्लार्क, उन्होंने दी है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से आप क्या समझते हैं, हमने मार्जिनल यूनिट पढ़ा इकोनॉमिक्स में कि अगर हम एक पर्सन इंक्लूड करते हैं काम में तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी रेज हम होगी बट एक लिमिट तक, उसके बाद क्या होने लगती है, डिक्रीज़ होने लगती है। जैसा कि हमने मार्जिनल लॉ ऑफ थ्योरी पढ़ा है ना, यहाँ पर उसके बारे में जिक्र भी किया गया है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी यहाँ पर क्या प्रेजेंट करती है, दैट जॉब and remuneration value at which this worker would secure the employment in a competitive labor market was equal to the addition to the total production। अभी मैंने आपको बात की थी diminishing returns to the labor, कि जैसे जैसे अगर हम ज़्यादा लेबर का यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, डिमिनिशिंग रिटर्न्स। मैं आपको समझाती हूँ अगर आपको याद ना हो तो। हमने मार्जिन रिटर्न्स थ्योरीज में क्या पढ़ा था, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू थ्योरी, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ, कि अगर एक लेबर है तो काम क्या होगा, वो ज़्यादा संभालेगा, उसको पता है कि मेरे को ये एरिया खुद कवर करना है। बट अगर वहीं पे 2 लेबर आ गई तो अब इनमें ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे पे डिपेंड हो जाएंगे कि हमें ये काम करेगा, वो दूसरा करेगा, ये काम करेगा, तो क्या होगा, काम एफिशिएंट नहीं होगा और
जो काम एक अकेला पर्सन कर सकता था वो दो मिलकर करेंगे, तो क्या होगा, रिटर्न्स कम आएंगी दोनों लेबर की, पर यूनिट रिटर्न्स कम हो जाएंगी। अगर वहीं पे एक लेबर अकेले वर्क कर रहा था तो उसकी रिटर्न्स ज़्यादा थी। तो आई होप सो इट इज़ क्लियर टू यू। ठीक है, उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन प्रोडक्टिविटी, मैंने आपको समझा दिया है। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं वेज रेट इससे कैसे जुड़ा हुआ है। कि उनका कहना है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जितनी होगी, मतलब पर लेबर जितना उनको प्रोडक्टिविटी बनती है, मतलब कितना वो आउटपुट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं पर लेबर, जितने भी एडिशनल लेबर ला रहे हैं, तो एवरेज क्या बन रहा है कि पर पर्सन के ऐड करने से कितनी आपकी प्रोडक्टिविटी रेज हो रही है, उतना ही वेज रेट जो है डिसाइड किया जाएगा। तो इसको कहेंगे हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी में फिर आगे इन्होंने क्या कहा है, हाँ, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ देयर दैट शॉर्ट रन वेज रेट में ज़रूरी नहीं है कि आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी काम करे, क्योंकि वो शॉर्ट टाइम के लिए कम भी हो सकती है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी से। जो लेबर्स के वेज रेट है वो कम भी हो सकते हैं, हायर भी हो सकते हैं एंड लोअर भी हो सकते हैं, बट लॉन्ग रन में क्या होंगे, ये इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों के इफेक्ट आपस में क्या हो जाएंगे, एट लॉन्ग टाइम्स इट गेट्स इक्वलाइज्ड। ठीक है, देन क्या है, बस अब इसको इन्होंने डिटेल में बताया है, जो ये लॉन्ग रन में कैसे होंगे और शॉर्ट रन में कैसे होंगे मैं आपको बता देती हूँ। अगर वेज रेट जो है हाई चल रहे हैं तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, देन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अगर 10 है और चल रहे हैं 1500, कुछ भी ले लो, 100 है, अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 150 आपकी वो चल रही है प्रिवेलिंग वेज रेट, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द मार्जिनल वर्कर्स विल इल लॉसेस। तो क्या होगा, वहाँ पर लॉसेस हो जाएंगे कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी तो उनसे सिर्फ 100 प्रोड्यूस हो रही है, बट आपको 150 पे करने पड़ रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, कंपनी को लॉस हो रहा है। एंड ही वुड स्टॉप द एंजॉइंग दैम, तो वो क्या करेगी कंपनी, एम्प्लॉइंग दैम, उनको स्टॉप कर देगी, एम्प्लॉयज़ नहीं वो करेगी, एम्प्लॉयड नहीं करेगी। उसकी वजह से क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, जो वर्कर्स हैं कंपटीशन बढ़ जाएगा वर्कर्स में, विच वुड लोअर द वेजेस। अब सप्लाई जब रेज हो जाएगी, डिमांड कम होंगी, तो उसकी वजह से वो फिर से इक्वलाइज हो जाएगा। अगर वेजेस लोअर होने लगेंगे, इन्होंने हायर रखे थे, फिर आगे जाकर लोअर होने लगेंगे। मीन्स ये दोनों कम जो पोजीशन है आती जाती रहती हैं, आपस में इंटरलिंक्ड है, और लास्ट में कंक्लूड क्या करती है कि जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के इक्वल होने चाहिए हमारे वेज रेट। ठीक है, और ये हाँ, एक और बात, जो हमने अभी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी पढ़ी है, ये सबसे ज़्यादा कंसीडर्ड टू बी सुपीरियर टू अर्लियर थ्योरीज। हमने जो बाकी थ्योरीज पढ़ी है उसमें से बेस्ट थ्योरी अभी तक ये है। ओके, वीडियो लंबी हो रही है, मैं आपको नेक्स्ट 4 जो इकोनॉमिक थ्योरीज है नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी, एंड उसके नेक्स्ट मैं आपको बिहेवियर थ्योरी बताऊंगी।